Morning everyone. Now in this video I have to continue our fundamental parts, and most probably I have to complete this part in a very precise manner. In this video I have to describe you about the article 21. सबसे पहले ये बात जाननी बहुत ज़रूरी है, जो सबसे ज़्यादा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ज़्यादा बार जो आर्टिकल है इंटरप्रेट हुआ है वो है आर्टिकल 21। ये अवेलेबल है सिटीजन और नॉन सिटीजन दोनों के लिए, और ये इट इंस्पायर्ड फ्रॉम द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब सबसे पहले हम इसके थोड़े से कीवर्ड्स देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट लाइफ, नंबर 2 पर्सनल लिबर्टी, नंबर 3 प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ। ठीक है, हमने इन तीन कीवर्ड्स के ऊपर हम पूरी तरह से हम आर्टिकल 21 को समझेंगे। ठीक है, एक साइड आता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ वर्सेस दूसरी साइड आता है प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ। हमने एक साइड देखना है कहाँ पे सब्सटेंसिव लॉ अप्लाई होगा और कैसे होगा, कहाँ पर हमें लिबर्टी मिली हुई है, और दूसरी साइड हम देखेंगे प्रोसीजर कैसे होगा हमारे लॉ में, कैसे उसको इंटरप्रेट करेंगे। दूसरी साइड अब बात आ जाती है कि लेजिस्लेचर है वो क्या कर रहा है, लॉ बना रहा है, और एग्जीक्यूटिव साइड क्या कर रही है, उसको इम्प्लीमेंट कर रही है। ठीक है, हर कोर्ट के पास ये पावर होती है, लेकिन जुडिशरी के पास पूरी तरह से पावर है कि वो लेजिस्लेचर से ये पूछे कि आपने ये लॉ बनाया। सबसे पहले इसके 2 क्वेश्चन से पूछेगा जुडिशरी लेजिस्लेचर से, कोई भी लॉ बनता है तब। नंबर फर्स्ट, क्या आपने जो लॉ बनाया क्या वो नेचुरल जस्टिस से रिलायबल है, एप्लीकेबल हो रही है वहाँ पे पूरी तरह से या नहीं। नंबर 2, क्या पावर है लॉ बनाने की, कि अगर इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर, क्या आपके पास पावर है इस प्रकार के लॉ बनाने की, अगर इन दोनों का आंसर जो लेजिस्लेचर है नेगेटिव में देता है तो वो पार्ट ऑफ लॉ पूरी तरह से इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद एक B.R. अम्बेडकर सर ने कहा था कि नहीं, ये जो लेजिस्लेचर ये सब जो प्रोसीजर है ये ऐसे अच्छा है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ प्रोसीजर मतलब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ काफ़ी हद तक अच्छा है, और ये एक्सेप्शंस में आता है इनकी लाइफ लिबर्टी इन सब की, क्योंकि यहाँ पर जुडिशरी क्वेश्चन करेगी ना, उससे लेजिस्लेचर थे। ठीक है, सर अलाइबी कृष्ण स्वामी अय्यर इन्होंने कहा क्या हम इतना ही सिर्फ हमारे लिए वो नहीं होगा, सिर्फ मतलब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है हम उस पर नहीं रह सकते, तभी करके हमें कुछ प्रोसीजर भी चाहिए। ऐसे बिना प्रोसीजर के हम अकेले सब्सटेंसिव लॉ का भी हम क्या करेंगे। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जस्ट लाइक अ सब्सटेंसिव, लेजिस्लेचर ने कोई लॉ बनाया, अब उसको कोई इम्प्लीमेंट ही नहीं करेगा तो उसको कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। तो कृष्णा स्वामी अय्यर ने कहा कि हमें प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ भी चाहिए। उसके बाद 1978 तक क्या चलता रहा, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ चलता रहा, जिसके अंदर आर्बिट्रेरी एग्जीक्यूटिव एक्शन, जहाँ से हमें मतलब प्रोटेक्शन मिलने लगी कि जो आर्टिकल जस्ट फेयर रीजनेबल नहीं था उसको निकाल दो। ठीक है, बस इतना ही था। और जो आर्बिट्रेरी लेजिस्लेटिव एक्शन था टिल नाउ, मतलब 1978 तक में वो उसके वहाँ पे उसको किसी को प्रोटेक्शन नहीं मिलती थी। फिर आगे पॉइंट आ जाता है पर्सनल लिबर्टी का। इसमें एक केस आया था कि सबसे पहले पर्सनल लिबर्टी के अंदर 2 उन्होंने चीज़ बोली थी कि पर्सनल लिबर्टी उसको मिलेगी जिसके पास सबसे फर्स्ट जो फिज़िकली रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया हो। नंबर 2, फिज़िकली रेस्ट्रिक्ट करना मतलब उसको इन्फ्रिंज हो रहा है, किसी ने उसको फिज़िकली रेस्ट्रिक्ट कर दिया, या फिर किसी ने धोखे के केस धोखा कर दिया, उसके साथ कोई रीज़न कर दिया किसी भी उसके पर्सनल चीज़ को लेके, तो फिर ये 2 पॉइंट जहाँ पर आएंगे वहाँ पे इन्फ्रिंजमेंट ऑफ पर्सनल लिबर्टी होगा। ठीक है, एक केस आता है A.K. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। इसमें क्या कहा था, इसमें उनको डिटेन कर लिया गया था अंडर द प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के अंडर। ठीक है, इसमें जो पर्सनल लिबर्टी की जो प्रोटेक्शन थी उसने A.K. गोपालन ने फाइल की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि नहीं, जो डिटेंशन है, जो आपको जिस ग्राउंड्स के ऊपर डिटेंशन मिली है उसके अंदर आपके जो पर्सनल लिबर्टी के 2 ग्राउंड्स हैं वो आपके फुलफिल नहीं होते हैं। तो इसके A.K. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास के सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दी थी पिटीशन। फिर आता है केस मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, द मोस्ट फेमस एंड लैंडमार्क जजमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अंदर क्या बात आई थी कि मेनका गांधी को फॉरेन से आने के बाद उनका जो पासपोर्ट था वो इन्फ्रिंज उनको सीज कर दिया,
ठीक है। तो फिर मेनका गांधी ने क्या किया कि उसने कहा था तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज किया कि ये मेरी पर्सनल लिबर्टी है, कोई मेरा पासपोर्ट इन्फ्रिंज नहीं कर सकता। ठीक है। तो फिर क्या हुआ, जो AK गोपालन की जजमेंट थी जिसमें उन्होंने कहा था कि बड़ी नैरो सा टाइम था, उस नैरो सी मतलब इसकी पर्सनल लिबर्टी को एक्सप्लेन किया हुआ था। ठीक है। तो फिर उसने AK गोपालन की जजमेंट को ओवररूल करके मेनका गांधी केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट ली कि नहीं, हम किसी की सबसे पहले इसको वाइडर डिसीजन देना शुरू कर दिया। और इस केस के अंदर क्या किया, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ में डिफरेंट ख़त्म हो गया, वो दोनों एक बन गए। और इसके एक ये कहा कि किसी को भी अगर पर्सनल लिबर्टी के अंदर प्रोटेक्शन चाहिए तो उसको सबसे पहले एक टेस्ट ऑफ रीजनेबल, जैसे जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल, उसको वो टेस्ट क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है। जिसको भी ये प्रोटेक्शन चाहिए उसके पास ये टेस्ट उसको पास होना चाहिए कि उसके पास उसकी एक्चुअल में उसकी पर्सनल लिबर्टी जो है वो इन्फ्रिंज हुई है। ठीक है। उस पर्सनल लिबर्टी टिल नाउ बहुत ज़्यादा वाइड एक्सप्रेशन है, बहुत सारे केसेस के अंदर अभी भी मिल रही है। उसके बाद पॉइंट आता है हमारे पास दूसरा कीवर्ड, दैट इज़ लाइफ। लाइफ बहुत सारे इसके अंदर आर्टिकल 20 के अंदर बहुत सारे इसके वो हैं कीवर्ड्स हैं लाइफ को जो डिस्क्राइब करते हैं। नंबर फर्स्ट, राइट टू एनवायरनमेंट, लिवलीहुड, एजुकेशन, इंफॉर्मेशन, हेल्थ, डिग्निटी, प्राइवेसी, ये सब इसमें लाइफ को डिस्क्राइब करते हैं। फिर एक पॉइंट आता है जहाँ